हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा इसमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स का पार्ट थर्ड, जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इस चैप्टर को अपने स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जाता है तो उसमें सेलर की और बायर की ड्यूटी क्या होती है। हम सभी को पता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जा रहा है तो ऐसे में सेलर की ड्यूटी होती है कि वह उस गुड्स को बायर को डिलीवर कर दे, और बायर की ड्यूटी होती है कि वह उन गुड्स को एक्सेप्ट करके पेमेंट कर दे। चलिए एक एग्जांपल से क्लियर कर लीजिए। सपोज़ करिए यहाँ पर ए और बी दो पार्टी हैं। यहाँ पर ए सेलर की पोजीशन में है और वह बी को अपनी कार 1,00,000 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पर अब सेलर की ड्यूटी होगी कि वह उस कार की डिलीवरी बायर को कर दे, बी को कर दे, और बी की ड्यूटी होगी कि वह उस कार की डिलीवरी एक्सेप्ट करते हुए ए को, सेलर को उसका पेमेंट 1,00,000 रुपये कर दे। एक और क्वेश्चन अराइज यह होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आप गुड्स को डिलीवर कब करेंगे और उसके बदले में पेमेंट कब मिलेगा। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, जब आप गुड्स को डिलीवर कर देंगे बायर को, तभी बायर की तरफ से पेमेंट कर दिया जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझ लीजिए। सपोज़ करिए यहाँ पर कि जो ए है उसके पास में एक मोटरसाइकिल है और वह मोटरसाइकिल 60,000 रुपये में बी को बेचने को तैयार है। अब यहाँ पर जो ए है यह देखा जाएगा कि अगर यहाँ पर जो ए है वो उस मोटरसाइकिल का पोजीशन बायर को देने को तैयार है ताकि उसको पैसे मिल सकें उससे, वहीं पर जो बायर है वो उस मोटरसाइकिल का पोजीशन उस प्राइस के बदले में लेने को तैयार है, तो ये माना जाएगा कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट हो जाती है। अब हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन यह अराइज होता है कि जो गुड्स हैं उनको बायर तक डिलीवर कैसे किया जाएगा। भाई इसका एक सबसे सिंपल फॉर्मूला तो यही है कि जो गुड्स हैं उनको बायर के पोजीशन में दे दिया जाए तो यह मान लिया जाता है कि जो गुड्स हैं वो बायर को डिलीवर कर दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो जो ए है वो बी को अपनी कार 3,00,000 रुपये में बेचने को तैयार है। अब यहाँ पर जो ए है, जो सेलर है, उसे कार को डिलीवर करना है बी को, तो इसके लिए अगर वो कार का पोजीशन बी को दे देता है तो ये मान लिया जाएगा कि यहाँ पर जो कार है, जो गुड्स है, वो बी को बायर को ट्रांसफ़र हो चुका है, उसको डिलीवर हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा भी क्या गुड्स को डिलीवर करने का कोई और तरीका हो सकता है? हाँ, इसके अलावा भी एक तरीका और है। अगर पार्टीज़ आपस में तय कर लेती हैं कि वो किसी एक्ट को डिलीवरी ऑफ गुड्स के रूप में मानेंगी। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझना। सपोज़ करो यहाँ पर जो ए है वो एक सेलर है और बायर जो है वो बी है। यहाँ पर जो सेलर है ए, उसने बी से यह तय करा है कि वह बी को अपने गोदाम में रखा हुआ जो गुड्स है वो उसे बेच देगा। यहाँ पर जो गुड्स है उसकी कीमत 2,00,000 रुपये तय की गई है। यहाँ पर जो बी है बायर, वो पहले से ही उस गोदाम का मैनेजर है। इसका मतलब जो माल है वो पहले से ही उसके पोजीशन में है। अब यहाँ पर ऐसे में अगर ए और बी यह तय करते हैं कि जो सेलर है वो बायर को केवल उस गोदाम की चाबियाँ देगा, तो भी वो इसको आपस में डिलीवरी ऑफ गुड्स मान लेंगे। तब यहाँ पर हम इस कंडीशन को यह मानेंगे कि गुड्स बायर को डिलीवर कर दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पार्ट डिलीवरी की। पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता दूँ, एक सिंपल एग्जाम्पल से समझना। ए है वो एक सेलर है और बी बायर है। यहाँ पर यह तय हुआ था कि जो सेलर है वो बायर को 100 पैकेट ऑफ शुगर के 30,000 रुपये में बेचेगा। यहाँ पर उसकी तरफ से, सेलर की तरफ से 50 पैकेट ऑफ शुगर के बी को डिलीवर कर दिए गए हैं। अब जो 50 पैकेट डिलीवर करे गए हैं इसका मतलब पार्ट डिलीवर कर दिए गए हैं। हमको यह जानना है कि पार्ट डिलीवरी का इफ़ेक्ट क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर सेक्शन 34 की लैंग्वेज को रीड करिए। आ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स in progress of delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in the such goods as the delivery of the goods। अगर आपने कोई गुड्स पार्ट डिलीवर करे भी हैं तो भी ऐसा ही माना जाएगा कि वो पूरे गुड्स के ऊपर लागू माने जाएंगे, लेकिन इसका एक प्रोविज़ो याद रखिएगा।
पहला इस सेक्शन की प्रोविजो को रीड कर लीजिए। आ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स एंड इंटेंशन ऑफ सर्विंग और इट फ्रॉम द होल डज नॉट ऑपरेट एज अ डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं उनका पहले से इंटेंशन यह रह चुका था कि हमें इसको पार्ट डिलीवरी को होल के ऊपर लागू नहीं करना है, सारे गुड्स पर लागू नहीं करना है, तो यहाँ पर पार्ट डिलीवरी को इससे अलग ही माना जाएगा। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, सेलर ऑफ गुड्स, जो गुड्स का सेलर होता है वो बाउंड नहीं माना जाता है कि वो गुड्स को डिलीवर कर दे जब तक कि बायर उससे डिलीवरी करने के लिए नहीं कहता है, तब तक यहाँ पर सेलर को बाउंड नहीं माना जाता है कि वो गुड्स को ले जाकर खुद ही उसको बायर को डिलीवर कर दे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर करिएगा। गुड्स कौन सी जगह पे, कौन से प्लेस में डिलीवर करे जाएंगे? भाई जब आप डिलीवर करने की बात कर रहे हैं गुड्स को, तो किसी जगह पे ही तो जाकर आप डिलीवर करेंगे। इसका आंसर आपको दे रखा गया है सेक्शन 36 के सबसेक्शन 1 में। यदि आपका वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तब जिस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ होगा वहाँ पर डिलीवर करेंगे। अगर वह एग्रीमेंट ऑफ सेल है तो जिस जगह पर गुड्स को सेल करने का एग्रीमेंट हुआ होगा वहाँ पर करेंगे। अगर ये दोनों जगह आप तय नहीं करते हैं तो फिर कहाँ पर करेंगे? तब वहाँ पर जहाँ पर ये गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस हुए होंगे उस जगह पर जाकर गुड्स को डिलीवर किया जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, सेलर कौन से टाइम पर गुड्स बायर को डिलीवर करेगा? अभी हमने यह तो जान लिया कि कौन सी जगह पर डिलीवर किया जाएगा। ये रूल ऑफ डिलीवरी है कि कौन कौन से रूल लागू होते हैं डिलीवरी पर, गुड्स को डिलीवर करने पर कौन कौन से रूल लागू होते हैं, या उनके बारे में बताती है। मेरा क्वेश्चन अभी आपसे यह था कि सेलर कौन से टाइम पर गुड्स को बायर को डिलीवर करेगा। भाई अगर टाइम फिक्स नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम पर जाकर सेलर गुड्स को बायर को डिलीवर कर देगा। मेरा एक क्वेश्चन यह अराइज होता है, यदि गुड्स सेल के टाइम पर किसी थर्ड पार्टी के पोजीशन में होंगे तब क्या होगा? तब वहाँ पर सेलर के द्वारा बायर को डिलीवरी ऑफ गुड्स तब तक नहीं होगी जब तक कि वह थर्ड पर्सन यह स्वीकार ना कर ले कि जो गुड्स उसके पोजीशन में हैं वह बायर के बिहाफ पर हैं। यह नियम याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और यह अराइज होता है कि भाई डिमांड ऑफ डिलीवरी कब की जाएगी, कब यह मांग की जाएगी कि अब गुड्स को डिलीवर कर दो। भाई एक रीजनेबल आवर पर ही गुड्स डिलीवर किए जाते हैं। यह रीजनेबल आवर क्या होता है? यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माना जाता है। एक क्वेश्चन यह अराइज होता है, जब किसी गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना है तब उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाते समय जो भी खर्चा होगा वो खर्चा कौन वहन करेगा? ऑफकोर्सली वो सारा खर्चा सेलर वहन करेगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी की, जिसके बारे में सेक्शन 37 में बताया गया है। एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसे। सपोज करिए ए है, वो एक सेलर है और बी बायर है। यहाँ पर यह तय हुआ था कि जो सेलर है वो बायर को 200 पैकेट ऑफ शुगर के 3000 रुपये में बेचेगा। यहाँ पर जब डिलीवर किए जाने थे 200 पैकेट, यही नियम था। लेकिन यहाँ पर जो सेलर था उसने केवल 150 पैकेट ही उसको डिलीवर करे हैं। इसका मतलब यह है कि जितनी क्वांटिटी में गुड्स होने चाहिए थे उतनी क्वांटिटी में गुड्स यहाँ पर नहीं थे, उससे कम गुड्स थे जो कि यहाँ पर बायर को डिलीवर करे गए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह अराइज होता है कि इस बायर के पास में क्या राइट होगा। भाई बायर के पास यह राइट होगा कि अगर बायर चाहे तो इसको रिजेक्ट कर सकता होगा, क्योंकि बात तो 200 पैकेट की हुई थी ना, आप 150 पैकेट बेच रहे हैं, वो मना कर सकता है। लेकिन अगर बायर चाहे तो फिर वह 150 क्वांटिटी की मात्रा को ही एक्सेप्ट कर सकता है, और जो भी यहाँ पर उनके बीच में रेट तय हुआ होगा, जो प्राइस तय हुए होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही बायर यहाँ पर सेलर को पेमेंट करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और समझना। सपोज करो जो ए और बी हैं, ए सेलर है और बी बायर है। यहाँ पर यह तय हुआ था कि जो सेलर है वो बायर को 300 पैकेट्स ऑफ राइस भिजवाएगा। कितने? 300 पैकेट भिजवाएगा। 4000 रुपये तय हुई थी कीमत इसकी। अब यहाँ पर सेलर ने क्या करा, उसने उसको राइस के सारे 300 पैकेट भिजवा दिए। इसका मतलब क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में भिजवाई है। अब यहाँ पर बायर के पास क्या राइट होगा? बायर के पास यह राइट होगा कि वह सारे 300 की जगह जितनी बात तय हुई थी 300 पैकेट की,
अपना उतना ही उसको स्वीकार कर ले और बाकी को रिजेक्ट कर दे, या फिर अगर बायर चाहेगा तो सारे को ही रिजेक्ट कर सकता होगा। अगर बायर को लगता है 350 बुरे नहीं हैं तो बायर अगर चाहेगा तो बाकी को भी एक्सेप्ट कर सकता होगा, लेकिन फिर वह जितना भी प्राइस तय हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वह पेमेंट करेगा। एक बात और समझना, जब सेलर बायर को गुड्स के साथ में ऐसे गुड्स भी मिक्स कर देता है जो कि डिस्क्रिप्शन में तय नहीं थे, तब क्या होगा? तब यहाँ पर बायर के पास क्या राइट होगा? तब यहाँ तो यह राइट होगा कि वह कॉन्ट्रैक्ट के तहत तय किए गए गुड्स को एक्सेप्ट करके बाकी को रिजेक्ट कर दे, या फिर वो सारे को ही रिजेक्ट भी कर सकता होगा। अच्छा, एक जनरल रूल बता रही हूँ आपको कि जो बायर होता है, बायर ऑफ गुड्स इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी देयर ऑफ बाय इंस्टॉलमेंट, कि जो बायर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वह गुड्स को इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड किया जाए। अच्छा, एक बात समझना, मैंने अभी आपको यह बताया था अभी शुरुआत में ही इस चैप्टर के कि जब गुड्स को डिलीवर किया जाता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो वह गुड्स कहाँ पर डिलीवर किया जाता है? जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। लेकिन अगर बायर और सेलर यह एग्री करते हैं कि वह उस गुड्स को उस जगह पर डिलीवर नहीं करेंगे जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था, बल्कि उससे किसी और जगह जाकर डिलीवर करने की बात कर रहे हैं, तब अब यहाँ पर जो बायर होगा टेक एनी रिस्क ऑफ डिटोरिएशन इन द गुड्स नेसेसरी इंसिडेंट टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, तब यहाँ पर बायर की लायबिलिटी बन जाएगी कि अगर वह उस गुड्स को जिस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुई थी वहाँ पर नहीं ले रहा है, बल्कि कहीं और जाकर वह उस गुड्स को डिलीवर करवाने की बात कर रहा है, तो ऐसे में अगर उस गुड्स को उस ट्रांजिट के दौरान कोई भी लॉस होगा तो उसके लिए बायर की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। एक रूल है जिसके बारे में कई बार हम रिपीट कर चुके हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत भी, कि जब भी गुड्स बायर को दिए जाते हैं तो बायर को एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि बायर उन गुड्स को एग्जामिनेशन कर सकता है। ये वाली बात हमने कई बार रीड करी है। अब इसी से रिलेट मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर बायर को कोई गुड्स डिलीवर कर दिए गए हैं लेकिन उसको एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी उन गुड्स को एग्जामिनेशन करने की, तब यहाँ पर ये माना जाएगा कि वो गुड्स अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं जब तक कि बायर को एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दे दी जाती है उन गुड्स को एग्जामिनेशन करने के लिए। एक और बात इसमें समझ लो, जब भी सेलर बायर को कोई गुड्स डिलीवर करने की बात कर रहा है, जब भी सेलर बायर को गुड्स डिलीवर करने की बात कर रहा है, तब यहाँ पर सेलर को बायर को एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वह पहले उन गुड्स को एग्जामिनेशन कर ले। एक क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि ये कब माना जाएगा कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, ये कब माना जाता है? एक एग्जाम्पल समझना, अगर एक सेलर है ए, वो एक मोटरसाइकिल 3 लाख रुपए में बी को बेच रहा है। यहाँ पर उसने वो मोटरसाइकिल उसको ऑन सेल या ऑन रिटर्न दी है और उसने उसे 3 दिन के ट्रायल करने को मोटरसाइकिल दी थी कि 3 दिन तुम ट्रायल लेकर देख लो, अगर तुम्हें अच्छी लग जाए तो हम इस मोटरसाइकिल को तुमको 3 लाख रुपए में भेज देंगे। अब यहाँ पर 3 दिन के भीतर ही जो यहाँ पर बायर था बी, उसने ए को जाकर इन्फॉर्म कर दिया कि वो उसकी मोटरसाइकिल ख़रीदने को तैयार है, तो यह मान लिया जाएगा कि यहाँ पर जो बायर है उसने उस मोटरसाइकिल को एक्सेप्ट कर लिया है। या फिर अदर कंडीशन रखते हैं, या फिर उस बी ने उस मोटरसाइकिल को ले जाकर सी के पास में गिरवी रख दिया है, तो यहाँ पर भी उसके इस एक्ट से पता चल रहा है कि उसने उस मोटरसाइकिल की ओनरशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। या फिर एक और कंडीशन रखते हैं, या फिर यह समझ लो कि 3 दिन का समय दिया गया था, 3 दिन का समय बीत जाने के बाद भी 1 महीने के करीब हो चुका है और यहाँ पर उसने अभी तक अपने रिजेक्शन का नोटिस भी सेलर को नहीं भेजा है, तो यह माना जाएगा कि उसने उस मोटरसाइकिल को एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, इसी वाले एग्जाम्पल में यदि बायर ने उस मोटरसाइकिल को एक्सेप्ट नहीं किया है तो क्या उस मोटरसाइकिल को बायर के द्वारा सेलर को ले जाकर वापस करना होगा? नहीं, बस उसके लिए इतना ही करना ज़रूरी है कि वो केवल अपने रिजेक्शन का नोटिस सेलर तक पहुंचा दे,
इतना करना भी अपने आप में ही सफिशिएंट माना जाता है। एक जनरल रूल और समझ लो, जब यहाँ पर सेलर उस गुड्स को बायर को डिलीवर करने के लिए रेडी है और विलिंगनेस रखता है, जब यहाँ पर सेलर उस गुड्स को बायर को देने के लिए तैयार है और यहाँ पर उसने बायर से यह रिक्वेस्ट करी है कि वह अपनी गुड्स की डिलीवरी सेलर से आकर ले ले, लेकिन जो बायर है उसने एक रीज़नेबल टाइम के बाद भी उस सेलर की रिक्वेस्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया है और वह उस गुड्स की डिलीवरी नहीं लेता है, तब अब यहाँ पर क्या होगा? तब अब ऐसी कंडीशन होने पर बायर ही लायबल माना जाएगा अगर उस गुड्स को कोई भी लॉस होता है, उसकी इस नेग्लिजेंसी की वजह से, उसके इस रिफ्यूज़ल की वजह से उस गुड्स को कोई भी लॉस होता है, तो यहाँ पर बायर सेलर को उस गुड्स की भरपाई करेगा और इसके साथ ही उस गुड्स को रखने में जो भी उसके पैसे खर्च हुए होंगे वो सभी यहाँ पर बायर सेलर को देगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, एक इसमें प्रोविज़ो भी दे रखा गया है, पहले उसको रीड कर लो वो क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट द राइट्स ऑफ द सेलर वेयर द नेगलेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ बायर टू टेक डिलीवरी अमाउंट्स टू अ रेपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर इनमें से किसी बात के होते हुए भी जो सेलर का एक राइट माना जाता है कि जब भी बायर के द्वारा डिलीवरी लेने में, गुड्स की डिलीवरी लेने में अगर बायर की तरफ से कोई भी नेग्लिजेंस या फिर रिफ्यूज़ल किया जाता है तो सेलर का एक राइट यह भी होता है कि वह उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करवा सकता है। तो हाँ, यह राइट सेलर का अब भी बना रहेगा। आज आपका यहाँ पर यह चैप्टर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो कि 3 पार्ट्स में मैंने करवाया है, आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।